नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ चुनाव के मुहाने पर है। कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और भाजपा भी सत्ता में वापसी के लिए प्रयास तो कर रही है, लेकिन भाजपा के प्रयास बिना एकजुटता के अधूरे से लग रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस का मुकाबला करना है तो पूरी ताकत के साथ करना होगा, लेकिन नेतृत्व की ऊहापोह में बीजेपी की ताकत बिखरी हुई सी लग रही है। भाजपा असंतुष्ट नेताओं को कैसे मनाएगी और राज्य में कौन होगा भाजपा का चेहरा, आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 5 महीने का समय बचा है, लेकिन राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा अपने चुनाव अभियान को धार नहीं दे पा रही है। पार्टी के नेता गुटों में बटे हुए हैं। नेतृत्व के रूप में कहने के लिए पार्टी अध्यक्ष अरुण साव हैं, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता उनके नेतृत्व को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अहम सवाल है कि आखिर भाजपा चुनाव में भूपेश बघेल से कैसे मुकाबला कर पाएगी। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी में हावी हो रही गुटबाजी। बीजेपी नेता प्रदेश नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे। बीजेपी के चुनावी कार्यक्रमों में नहीं दिख रहा जोश। चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर वरिष्ठ नेता असमंजस में हैं। सबके मन में सवाल है कि चुनाव में कौन होगा भाजपा का चेहरा। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कमल के फूल को ही बताया भाजपा का चेहरा। बिखरी ताकत के बल पर भाजपा कैसे करेगी कांग्रेस का मुकाबला। 15 साल सत्ता में रही बीजेपी की छत्तीसगढ़ इकाई विपक्ष में आते ही गुटों में बच गई है। हालांकि ये गुट खुलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम तो नहीं दे रहे, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता 2023 के चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर असमंजस में हैं। यही वजह है कि पार्टी की चुनावी गतिविधियों में जोश और जुनून की कमी साफ दिखाई दे रही है। पार्टी के कार्यक्रम में नेताओं की मौजूदगी तो रहती है, लेकिन धरातल पर अब तक बीजेपी की धमक देखने को नहीं मिल रही है। राजनीति के जानकारों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर ब्रजमोहन अग्रवाल तक और अजय चंद्राकर से लेकर रमेश मूणत तक आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं। पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन सामूहिक नेतृत्व में भी वरिष्ठ नेताओं की भूमिका क्या होगी, ये स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा है कि बीजेपी के प्रदेश के नेताओं पर न तो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को भरोसा है और न ही प्रदेश की जनता को। यही वजह है कि बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। नारायण चंदेल जी अपने नेताओं के संपर्क में रह लें। बस्तर में बैठक होती, नारायण चंदेल जी गायब रहते, नेता प्रतिपक्ष। तो ये जितने नेता हैं पुराने, जिसमें रमन सिंह जी हो गए, धरमलाल कौशिक जी हो गए, नारायण चंदेल जी, सबको नेपथ्य में ढकेल दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता का भरोसा खो चुकी है। इनके जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनके ऊपर में अब इनके केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा नहीं है। यहाँ के नेताओं के ऊपर में जनता का भरोसा नहीं है। कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ चलने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसके हाले ये यात्रा शुरू कर रहे हैं? इनके पास में मुद्दे नहीं है। छत्तीसगढ़ में जन सरोकारों के मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी दूर हो चुकी है। यही कारण है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के प्रति जनता का भरोसा और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। 5 उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, हर चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रति और ज़्यादा अपने भरोसे को सुदृढ़ किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का भरोसा और ज़्यादा टूटा है। ऐसे में कुछ भी कर लें, सारी कवायदें फिजूल साबित होगी। हालांकि बीजेपी इन आरोपों से इनकार करती है। भाजपा में सबसे ज्यादा खींचतान इस बात को लेकर है कि 2023 के चुनाव में भाजपा का चेहरा कौन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और अरुण साव दोनों ही इस बात के लिए तैयार हैं कि छत्तीसगढ़ में उन्हें भाजपा का चेहरा घोषित किया जाएगा। इस बीच भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कमल का निशान ही चेहरा रहेगा। शुद्ध रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली पूर्ण बहुमत से।
अब ये भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। ये हमारी पार्टी सर बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी सिस्टम की पार्टी है। हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है और एक प्रदेश की या एक चुनाव की रणनीति दूसरे चुनाव पर लागू नहीं होती। हर एक चुनाव की अपनी व्यूह रचना अलग अलग होती है। अब क्या व्यूह रचना होगी क्या नहीं होगी ये आज के दिन में नहीं कह सकता। इस समय हम कमल का फूल लेकर के, चेहरा नहीं, कमल का फूल लेकर के चुनाव मैदान में जा रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी पहले भी एकजुट थी और अब भी एकजुट है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी के एक नेता किन्हीं कारणों से पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं। उनका ये मतलब नहीं कि बीजेपी में वरिष्ठों की उपेक्षा की जा रही है। ये कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अपवाद स्वरूप आपको मिल गए हैं, इसलिए उसका दुहाई आप दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर कितनी बेचैनी है थोड़ा सा झांक करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। सब लोग एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर योजना बनाकर काम कर रहे हैं। राज्य की जो जन विरोधी, घोटाले वाली, भ्रष्टाचार वाली सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने में पूरी ताकत से सभी लोग जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। हालांकि बीजेपी नेता कुछ भी कहें, लेकिन एक सच्चाई तो शीशे की तरह साफ है कि पार्टी के किसी एक नेता के नेतृत्व को स्वीकार करने की स्थिति में अभी ना तो बीजेपी के नेता हैं और ना ही कार्यकर्ता। जाहिर है इसका असर चुनावी संभावनाओं पर भी देखने को मिलेगा। न्यूज आवर के लिए रायपुर से डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी क्या वास्तव में है या फिर क्या वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा और कांग्रेस इसका कैसे फायदा उठा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस हो पाएगी या नहीं, और यही चलता रहा तो क्या पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर पाएगी? तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील चौधरी जी। सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में। साथ ही हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता सारिक रईस खान जी। सारिक रईस खान जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध दुबे जी, आपका भी न्यूज़ आवर में बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं आना चाहूँगा सुनील चौधरी जी आपके पास में। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, ये सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पहली बात कि क्या गुटबाजी है और है तो किस तरह और किस स्तर की है? दूसरी बात जो बात कही जा रही है कि वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की जा रही है और जो वर्तमान का प्रदेश नेतृत्व है, क्या वरिष्ठ नेता उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे, उस नेतृत्व को पचा नहीं पा रहे हैं? जी नमस्कार सभी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन के आधार पर चलती है, हमारे कैडर के आधार पर चलती है जी। और यहाँ पर कोई गुटबाजी का सवाल ना पहले कभी था ना अभी है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव में पार्टी का चेहरा होता है और हम सब कमल निशान के अंदर में काम करते हैं, कमल निशान को जिताने का प्रयास करते हैं। और चुनाव के रिजल्ट आने के पश्चात यदि बहुमत हमारे पास आए तो हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो है वो तय करता है कि कौन सा नेतृत्व होगा जो यहाँ पर नेतृत्व करेगा। लेकिन आप कांग्रेस की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाशिए पर है, गुटबाजी आप देखेंगे चरम पर है भैया। वहां टीएस बाबा जो है वो 2.5 साल के विषय में हमेशा बात करते रहते हैं। आज धनेन्द्र साहू जी की क्या स्थिति है, सत्यनारायण शर्मा जी की क्या स्थिति है, इनके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी विधानसभा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, इनके मंत्री जयसिंह अग्रवाल भ्रष्टाचार का और डीएमएफ फंड में घोटाले का आरोप लगाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है कि चरणदास महंत इनके जो विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष हैं वो प्रश्नकाल में नहीं जा रहे थे। ठीक है सुनील चौधरी जी, मेरा एक सवाल था, आपको रोकना चाह रहा हूं। मेरा एक सवाल था, आपने कहा कि कमल का फूल आपका चेहरा होता है। यदि ये चीज लागू होती है, पार्टी की रीति नीति यही है, तो फिर भाजपा सरकार क्यों नहीं कहा जाता कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार या अब की बार शिवराज सरकार, अब की बार योगी सरकार? ये नारे क्यों दिए जाते हैं? यदि कमल का फूल ही है तो फिर उसमें नाम और चेहरे क्यों जोड़ दिए जाते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी। हमने 2003 में चुनाव लड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर में
कोई चेहरा हमारा नहीं था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी। लगातार 2 चुनाव हमने कहा अब की बार रमन सरकार, ठीक है, तो एक बार चेहरा स्थापित हो गया। और वैसे ही मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, मोदी सरकार की हम बात करते हैं, शिवराज जी सिंह जी की सरकार की बात करते हैं, तो भैया हमने चेहरा स्थापित कर लिया, जनता ने स्वीकार कर लिया, 15 साल सेवा का अवसर छत्तीसगढ़ में दिया। तो छत्तीसगढ़ में चेहरा स्थापित नहीं है अभी, चुनाव हुआ था क्या? छत्तीसगढ़ में चेहरा स्थापित नहीं है अभी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल स्थापित है। और कांग्रेस भी कोई 2008 चुनाव पहले में कोई उसका चेहरा नहीं था। वो भी सामूहिक नेतृत्व में, एक तरफ चरणदास महतो जी को सीएम बोल रहे थे, एक तरफ कामदेव साहू जी को सीएम बोल रहे थे, एक तरफ भूपेश बघेल जी को सीएम बोल रहे थे, एक तरफ टीएस देव जी को सीएम बोल रहे थे, एक तरफ कवासी लखमा को सीएम बोल रहे थे। हुआ क्या? अब इनके अंदर जो द्वंद है वो छत्तीसगढ़ में स्पष्ट भ्रष्टाचार के रूप में दिखाई दे रहा है कि कैसे भ्रष्टाचार का माफिया राज का गढ़ बन जाए। अब तो कांग्रेस को सोचना है, इनकी दुर्गति है, हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कमल फूल के नीचे आकर के छत्र से एक एक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है, उसका परिणाम है सीएम हाउस हमने घेरा, युवा मोर्चा ने तो गेट तक पहुंच गए थे, विधानसभा में इनको बम फेंकना पड़ गया हमारे ऊपर में। महिला मोर्चा का बिलासपुर में जो कार्यक्रम है ऐतिहासिक था, तो ये तो दिख तो रहा है सड़क पर भारतीय जनता पार्टी संसद। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास, और जनता के बीच तक है। वापस आता हूं आपके पास में। सारे रईस खान जी आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में असंतुष्टता है, ये एक अलग विषय है, इस पर भी आप अपना मंतव्य रखिए। और साथ ही मैं ये जानना चाहता हूं कि जो सियासी गलियारों में चर्चा है या राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं या राजनीति के जानकार जो इस समय मान के चल रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को लेकर के पूरे कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, तो क्या इसका फायदा आगामी चुनाव में कांग्रेस उठाने वाली और कैसे? देखिए, निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व की कार्य क्षमता पे विश्वास होता या अपनी नेताओं की जो योग्यता है उस पर भरोसा होता, तो ये इन 4.5 सालों में 4 प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलते। 2 बार इनके द्वारा नेता प्रतिपक्ष बदला, और सबसे बड़ा विश्वास तो नंद कुमार साय जैसे वरिष्ठ नेता जो इतने साल भारतीय जनता पार्टी का चिंता और कैडर को उन्होंने उठा के रखा। आखिर क्या ऐसी बात आ गई कि उनको अपनी उपेक्षा और अपमान महसूस हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ गया? कैडर की बात और कमल की बात कर रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार 2003 की रमन सरकार से 2018 तक भ्रष्टाचार का जिस तरह से पूरा खेल हुआ, पहले उस पर भी जवाब दे जिसपे जनता ने उन्हें 14 सीट में समेटा था। और रही बात कांग्रेस के नेतृत्व की, तो कांग्रेस के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को और उनकी जो गुटबाजी है उसके भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, और जिस तरह से 5 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही कैडरबद्ध पार्टी और इतना ही इन्होंने जनता के बीच में अपना विश्वास, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में पूरी तरह से धराशायी नहीं होना पड़ता, जहाँ पर जनता ने इन्हें इनकी असली चेहरा बता दिया और कांग्रेस पार्टी के पर पूरा बहुमत और पूरा प्यार उन्होंने विश्वास अपना दिया। आज ही आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 1,15,000 करीब रोजगारों के खाते बेरोजगार खाते में रोजगार भत्ता डाला है, और उसमें से 60,000 से बेरोजगार की दूसरी बार बेरोजगारी भत्ता दूसरी किस्त प्राप्त। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बारे में और उनके विकास कार्यों में हस्तक्षेप और करना छोड़े, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत कोई जनता के लिए स्पष्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए स्पष्ट नहीं है। 4.5 साल ये कुंभकर्णी नींद में सुते रहे, जब कोरोना में पूरा प्रदेश जूझ रहा था, जनता जूझ रही थी, और अचानक 4.5 साल बाद इन्हें कई ऐसे मुद्दे याद आने लगे, जनता के प्रति स्नेह हो रहा, तो ये समझ में आता है कि ये इनकी चुनावी माहौल बनाने की प्रक्रिया। और भ्रष्टाचार की बात करने वाले हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, 40% कमीशन वाली सरकार को भी कर्नाटक में नकार रहे हैं। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास, की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी की बात। ठीक है, सारिक रईस खान जी वापस आऊंगा आपके पास में। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने चुनाव देखे हैं, चुनाव की क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप, वार प्रतिवार, वार पलटवार सब कुछ होता है। अनिरुद्ध दुबे जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वास्तव में भारत की, यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के परिदृश्य में, तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह नजर आ रही है? और क्या यह जो बात है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना, नेता प्रतिपक्ष बदलना, तो वरिष्ठ नेता अपने वर्तमान नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या उनके अंडर में काम करने में अपने आप को हीन समझ रहे हैं? देखिए, क्या है कि जहां तक अलग की बात जो आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो एक अहम का टकराव हो सकता है।
अहम का टकराव और अंतरकला दो बहुत अलग अलग चीजें जी बिल्कुल अलग चीज। और रही बात प्रदेश अध्यक्ष बदलने की या विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बदलने की, तो वो भी जो है कई महीनों पुरानी बात हो चुकी है जी, वह पुराना मसला हो चुका है। हाँ और अंतरकला जैसा अब तो अंतरकला जैसा कुछ समय ही नहीं बचा। जी 1 जून लग जाएगा कल से और सिर्फ 5 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को। जी और दूसरी बात यह है कि दोनों पार्टियों का फोकस जो है बस्तर पर विशेष रूप से है। हाँ बस्तर की जो है 12 सीटें होती है। जी देखिए इतना बड़ा छत्तीसगढ़ 90 विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस दे तो बस्तर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सत्ता की चाबी जो बस्तर है। जी भारतीय जनता पार्टी भी ताकत झोंक रही है, कांग्रेस ताकत झोंक रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी बस्तर में हेलीकॉप्टर से दौरा करने वाले हैं। हाँ इधर जो है कांग्रेस की जो है शैलजा प्रभारी जी जो है जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, जी वो वहाँ पे संभागीय स्तर सम्मेलन की अगुवाई करने वाली हैं। तो कुल मिला के और देखिए क्या है कि आदिवासी वोट बैंक किस तरफ जाता है, ये एक बहुत निर्णायक भूमिका होती है जी पार्टी की सरकार बनी। जी अभी जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो जो हाँ। बस्तर डिवीजन, हाँ मैं संभाग की बात कर रहा हूँ, जी वहाँ पे जो 14 सीटें होती हैं कांग्रेस की, जो 14 की 14 जो है मतलब 14 सीटें होती है और पूरी 14 की 14 कांग्रेस के खाते में गई जी थी। बिल्कुल इधर बस्तर डिवीजन में 12 सीटें होती है, तो बस्तर में 12 में से 11 कांग्रेस के खाते में गई थी। जी हाँ। पर एक गई थी भारतीय जनता पार्टी के भीमा मंडावी जी। जी भीमा मंडावी जी नक्सली हमले में वो उनकी शहादत हुई, उपचुनाव हुआ तो वो सीट भी कांग्रेस जीत गई। जी तो इस तरह सरगुजा और बस्तर जो दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पे पूरे के पूरे जो विधायक हैं वहाँ पे जी। कांग्रेस के। जी हाँ और भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि जब जी। तक ये दोनों जो है क्षेत्रों में सेंधमारी नहीं होगी, ताकि चाबी जो है आसानी से हाथ में नहीं लगने वाली है। जी तो बिल्कुल दोनों पार्टियां जो अपने अपने स्तर पर जो कर सकती हैं वो कर रही हैं, क्योंकि 5 महीने शेष है। सही कहा आपने कि ये अब चूंकि समय कम बचा है और जो दो क्षेत्र सरगुजा और बस्तर जो आपने बताए हैं कि यहाँ से सत्ता का रास्ता तय होता है, सत्ता की कुर्सी तक जाने की सीढ़ियाँ यहाँ से तय होती हैं और दोनों पार्टियों का फोकस वहीं पर है। सुनील चौधरी जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जैसा कि अभी अनिरुद्ध दुबे जी ने बताया कि ये अंतरकला है और अहम का टकराव, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ ये चीज़ें, जैसा आपने भी कहा कि कोई अंतरकला नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन अहम का टकराव तो कहीं ना कहीं सामने है। क्योंकि आज भी जिस तरह से अरुण साहब ने कहा है पत्रकारों से चर्चा के दौरान, आगामी 1 माह के कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई है, 11 लोकसभा सीटों पर अलग अलग कार्यक्रम किए जाने हैं। उन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी द्वितीय पंक्ति के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को दी गई है, जबकि वहीं उसी क्षेत्र के और भी वरिष्ठ नेता हैं, उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों के और वरिष्ठ ऐसे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती थी लेकिन नहीं दी गई और दूसरी पंक्ति के नेताओं को दी गई। इसका क्या आशय समझा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में न अंतर कला है और न अहम का टकराव है। ठीक है। और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भैया दूसरी तीसरी पंक्ति क्या होती है? जब हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, प्रधान सेवक कहते हैं, हर कार्यकर्ता हमारे यहाँ एक समान है। और कहीं ना कहीं जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को दी गई ना, कि कांग्रेस से बुला करके किसी को दी गई है। तो जब भाजपा के कार्यकर्ता है, सबको काम करने का अवसर मिलेगा, तो भाई काम करने का अवसर तो भाजपा के लोग को दिया गया है। इसमें कौन सी अंतरकला और अहम का टकराव हो गया? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को जीतने के लिए प्रण प्राण से जुटा हुआ है, 24 घंटे काम कर रहा है। और इस आताताई सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को, माफिया वाली सरकार को, और जिस प्रकार से अपराध दल बनाने वाली छत्तीसगढ़ की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, शराब को बेचने वाली सरकार को और नकली शराब पिलाने वाली सरकार को, गरीबों के मकान को रोक करके रखने वाली सरकार को, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक एक कार्यकर्ता कृत संकल्पित है। और कार्यकर्ता कमर कस करके निकला हुआ है। एक एक घर घर तक हम जा रहे हैं। इस ये हमारा जो 30 तारीख से लेकर के 30 तारीख का कार्यक्रम है, ये पूरे देश के अंदर में चलना है। केवल छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट नहीं है, सभी लोकसभा सीटों में, सभी विधानसभा के स्तर पर, जिले के स्तर पर, संभाग के स्तर पर और मंडल के स्तर पर, बूथ के स्तर पर। सुनील चौधरी जी, मैं वर्तमान की ही बात करूं, आज की ही बात करूं, तो किराए के हेलीकॉप्टर की बहुत चर्चा हो रही है कि ओम माथुर जी किराए के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। और एक बात आ रही है, ये हेलीकॉप्टर की जिक्र इसलिए मैंने किया है क्योंकि कवासी लखमा ये कह रहे हैं कि ओम माथुर जी को नेताओं पर भरोसा नहीं है, रमन सिंह जी को हेलीकॉप्टर में नहीं बिठा रहे हैं, अग्रवाल जी को हेलीकॉप्टर में नहीं बिठा रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक है तो फिर ऐसे कांग्रेस के नेताओं को यह कहने का मौका क्यों मिल रहा है?
देखिए, हेलीकॉप्टर में किसको बैठालना नहीं बैठालना, हाँ। ये कवासी लखमा जी से पूछना नहीं पड़ेगा। हाँ। उनसे पूछ करके झीरम घाटी गए तो थे, क्या किया कांग्रेस नेतृत्व का हर्ष, हाँ। क्या हर्ष हुआ। और चरण दास मंजी चाटा दिखा करके क्या पूछ रहे थे, तो क्या हमको किसको कहां बैठालना है ये कवासी लखमा जी से पूछेंगे। हाँ। अपने डिपार्टमेंट का हर्ष मालूम नहीं, 2000 करोड़ का शराब घोटाला हो गया, खूब पड़े हैं, बगैर कपड़ा पहने फोटो आ रही थी उनकी, तो वो अपना हर्ष देखे, हमको ना बताए। हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर के बूथ का कार्यकर्ता तक मैदान पर है और सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। मेरी जहां जिम्मेदारी मैं वहां काम कर रहा हूं, माननीय ओम माथुर जी की जहां जिम्मेदारी है, जहां डॉक्टर रमन सिंह जी की है, जहां ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की है, चाहे अजय जामवाल जी की हो, चाहे माननीय पवन साय जी की हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, चाहे जिले के अध्यक्ष हो, चाहे जितने पदाधिकारी हो, हम सबकी जवाबदारी कहीं ना कहीं है। उस जवाबदारी को 24 घंटे ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा कर रहा है। घबराहट में तो कांग्रेस आ गई है, ये तो हड़बड़ा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। भूपेश बघेल जी हड़बड़ाहट में है, पूरी कांग्रेस की पार्टी हड़बड़ाहट में। इनके विधायकों का रिपोर्ट कार्ड आया था, हारते हुए दिखा रहे हैं। रायपुर में क्या स्थिति है सब दिख रहा है भैया, इनकी हड़बड़ाहट समझ में आ रही है। ये कहीं बचने वाले नहीं है। 4.5 साल में अनेकप्रिय हो गए, एक वादा पूरा नहीं करते, बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, घर घर रोजगार, हर घर रोजगार की घोषणा की थे, और 18,36,000 बेरोजगार है पंजीकृत, उनमें से 1 लाख लोगों का बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं। बाकी लोग कहाँ गए साहब, आप तो कहते थे यहाँ 0.1% से भी कम बेरोजगारी दर है, तो इतने बेरोजगार आ कहाँ गए। डॉक्टर इंजीनियर फार्म भर रहे हैं बेरोजगारी भत्ते का, डॉक्टर इंजीनियर, क्या हर्ष है बेरोजगारी का। छत्तीसगढ़ में क्या आलम है, ठीक है सुनील चौधरी जी, गोबर में घोटाला। ठीक है, जैसा आपने कहा कि ठीक है ये सारी चीज़ें हैं, आपने ये बहुत सारी कमियां सरकार की गिनाई कि सरकार की ये कमियां हैं। सर रईस खान जी, एक तो ये जो चीज़ें जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के ये चीज़ें हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे कि अभी हालांकि अनुरुद्ध विजय ने स्पष्ट किया कि अहम का टकराव और अंतरकलह या गुटबाजी ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन यदि हम इससे इतर यदि बात करते हैं, इससे हटके यदि हम बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जिस रीति नीति के साथ कार्य करे, जिस तैयारी के साथ आ रही है मैदान में, भले ही जो सियासी हलकों में कहा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात कह रहे हैं कि यदि इस आधी अधूरी तैयारी के साथ बीजेपी आती है तो आपको क्लीन स्वीप का मौका मिल सकता है, क्या ये बात आपके खेमे में भी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, इनके प्रवक्ता महोदय को दिख रही है कि ये जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ। ये उसी तरह जनता के बीच में जा रहे हैं जैसे 5 विधानसभा चुनाव में गए थे, नगरीय निकाय चुनाव में गए थे, पंचायत के चुनाव में गए थे, तो वो इस तरह का जवाब उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। देखिए, अंतरकला भारतीय जनता पार्टी का ये एक व्यक्तिगत मामला है, और अंतरकला क्या है ये मीडिया को भी दिख रहा है। तभी तो आपने ये भारतीय जनता पार्टी के अंतरकला और नेतृत्व में विश्वासहीनता पर एक डिबेट का आयोजन किया है। भाई, केंद्रीय नेतृत्व को आदरणीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी आज जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन पर भरोसा नहीं है कि राज्यों में चुनाव होते हैं तो उनको राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में उपयोग किया जाता है। राज्य के नेताओं पर, यहाँ के नेताओं को भरोसा नहीं है, राज्य के नेताओं को कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है, तो ये किस मुंह से जाएंगे यहाँ पे। और भ्रष्टाचार की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने मुख्यमंत्री जो उस समय के थे रमन सिंह जी के 2016-17 के बयान को देखे, और अगर नहीं है मेरी बात पे विश्वास तो गूगल को सर्च करें, उसमें आ जाएगा कि उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अगर 1 साल कमीशन लेना बंद कर दे तो आने वाले 20 साल तक हमारी सरकार बनेगी। मतलब इनके जो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने खुद ही स्वीकार किया था कि हमारे नेता और कार्यकर्ता कमीशन लेते हैं। राजीव गांधी जी ने भी कहा था 15 पैसे आते हैं, 85% वाले भारतीय जनता पार्टी के राजीव गांधी जी ने भी कहा था इनकी पार्टी है, ये क्या भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चला जाता है। पहले अपनी पार्टी की अंतरकला को दूर करे, अपने जो भ्रष्टाचार के जो कृत्य है जिसका जवाब 2018 में जनता ने 2014 सीटों पर समेट कर दिया था, और आने वाले समय में इनके लिए अगर ऐसे ही इनकी कार्य क्षमता और जनता से इनका जुड़ाव रहा तो 2.5 के अंक पे भी भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, ये हर राजनीतिक दल यही सोच करके चुनावी मैदान में उतरता है कि वो सरकार में शामिल होगा, सरकार बनाएगा और विपक्षी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, विपक्षी पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी। ये चीज़ें होती हैं और अपनी अपनी तैयारियां होती हैं। अनुरुद्ध विजय जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप चीज़ें चलने के भाई कोई अंतरकल नहीं, यदि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है तो पलायन क्यों जारी है? बड़े नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या छत्तीसगढ़ का जो 2023 का चुनाव होने वाला है वो स्थानीय मुद्दे की यदि हम बात करें कि राज्य के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, बात करें महंगाई की, बात करें बेरोजगारी की, बात करें क्राइम की, या और दूसरे जो मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं, ये मुद्दे बिल्कुल हवाई होने वाले हैं और केवल आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें के और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की नीति, केंद्र सरकार की नीतियों के भरोसे चुनाव लड़ने वाली है?
आपने दो बातें की जी। एक तो दूसरा आपने कहा कि मुद्दा जी। पलायन मतलब राजनीति से पलायन। जी। जब भी चुनावी वर्ष होता है तो सवाल छत्तीसगढ़ का नहीं है। हाँ। पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य की बात करें तो उथल पुथल होती है, कुछ इधर जाते हैं कुछ उधर जाते हैं। बात नहीं है। आनंद कुमार साय जी का उदाहरण आपने दिया। हाँ। इधर तो अरविंद नेताम जी एक आदिवासी नेता है। हाँ। तो खुद ही मतलब है कि सर्व आदिवासी समाज की धारा में बह रहे हैं जी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि स्वीकार किया कि नेताम जी को में लाना गलती थी क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। अभी हालांकि उन ऊपर कांग्रेस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। लेकिन उथल पुथल इस तरीके की जो है पाठक जी यहाँ छत्तीसगढ़ में हर राज्य में मचती है। ये कोई नई बात नहीं है। चुनावी वर्ष में परिदृश्य देखने मिलता है। अभी तो शुरुआत है। हाँ। बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी भी अब जो है हो गई है। हाँ। कहीं किसी को कोई नहीं जगह मिलेगी तो लोग वहां पर भी चले जाएंगे। जी बिल्कुल। दूसरी बात जो है मुद्दे की बात है जी। देखिए मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्रित को कर रही है। हाँ। एक जो है बड़ा आंदोलन हुआ आरक्षण को लेकर हुआ था, आरक्षण के मुद्दे पे। हालांकि आरक्षण के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी नहीं कांग्रेस ने भी गरमाया रखा। हाँ। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। प्रधानमंत्री आवास योजना इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ पे आंदोलन हुआ। बेरोजगारी बेरोजगारी को लेकर आंदोलन हुआ। हाँ। फिर छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की और यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू भी हो गया है। और शराब को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी में वहाँ जो उनका महिला विंग उसने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो केंद्र सरकार या फिर उनकी नीतियों को लेके बोला जा रहा हो या फिर वो महंगाई तक ही बात सीमित हो। अपने अपने तरीके से जो है आंदोलन जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने ढंग से अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर भी कर रही है। लेकिन एक बात है, कभी भी चीजों को चुनावी वर्ष हो और अगर कहीं जमीन को गरमाया रखना है, जमीन मतलब राजनीतिक जमीन को गरमाया रखना है, उसमें क्या है कि सतत जो है आवाज उठाए रहनी पड़ती है। बीच में जो है बीच में जगह नहीं होती। यदि आपको डट कर मुकाबला करना लगता है। अब तो खैर 5 महीने बचे, तो बीच में ऐसा लगता था कि एक बड़ा आंदोलन होता था, थोड़ी सी शांति छा जाती थी। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है फिर कुछ समय के लिए सन्नाटा सा छा जाता था। हाँ। तो मुझे लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन बड़ा मजबूत होता है, उनकी रणनीति जो है बहुत मजबूत होती है, हमेशा कैडर बेस्ड पार्टी है। तो अब जो शेष समय बचा है तो उसमें एक गतिशीलता दिखाई देगी, ऐसा मुझे नजर आता है। सही कहा आपने कि ये ऐसी संभावना मुझे नजर आती है। सही कहा आपने कि ये संभावना है और एक गतिशीलता आएगी और पूरे दमखम के साथ में सरकार बनाने की कोशिश और कवायद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी। सही कहा आपने सुनील चौधरी जी। जिस तरह से अभी हम अन्य राज्यों में बात कर रहे हैं, जिन राज्यों में 2023 के अंत में चुनाव होने वाले हैं, कि वहाँ सीधी सी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल सुशासन के इस मुद्दे को लेकर के हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में और बूथ और पन्ना स्तर तक में केंद्र सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाना है कि केंद्र में मोदी सरकार है और मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए यह किया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में यदि सरकार में आएगी तो क्या करेगी? क्या ये बातें भी जनता तक पहुंचेंगी और या ये लेकर भी जाएंगे आप? जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल पे जो अभूतपूर्व काम इस देश में किए हैं, मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, जिस प्रकार से विश्व के मानचित्र पर आज भारत की छवि जो है वो एक चमकते हुए सितारे की माननीय मोदी जी ने बना दी है, तो उसको लेकर के भी हम आप तो कह रहे हैं बूथ और पन्ना नहीं, हम एक एक घर तक जाएंगे। हमारी योजना एक एक घर तक जाने की है, सभी घरों तक जाने की है, सभी वर्गों तक जाने की है, सभी समाजों तक जाने की है, हर वर्ग तक हम जाने की तैयारी करके रखें। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इस भूपेश बघेल सरकार की, कांग्रेस सरकार की जो विफलता है, जो वादा खिलाफी है और जिस प्रकार का यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, उन विषयों को लेकर के जाएंगे। और हम तो कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस इंतजार करे। जिस प्रकार से ये उगलाते में है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं उन्हीं को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है साहब, कांग्रेस के लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन आम जनता को दिख रहा है। हम आम जनता की आवाज हैं, आम जनता की आवाज उठा रहे हैं। आप इंतजार करिए, चुनाव का इंतजार करिए, चुनाव के रिजल्ट का इंतजार करिए और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का इंतजार करिए। आपको पता चल जाएगा। जिस प्रकार का छल आप लोग किए थे ना, वैसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने नेतृत्व के साथ, अपने कैडर के साथ, अपने किए हुए कामों के साथ 15 साल का सुशासन छत्तीसगढ़ का और 9 साल का मोदी जी की केंद्र सरकार की योजना को लेकर के हम जाएंगे। और आपकी सरकार की जितनी पोल पट्टी है वो तो जनता देख ही रही है, उसको भी खोलेंगे और जनता के बीच में बैठ करके आपका हिसाब करेंगे। हम जनता के दरबार में जाएंगे, लोग
लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सारा हिसाब किताब जनता की दरबार में करेंगे। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का और आपको जवाब जनता ही देगी। जो आप दम भर रहे हैं इस चुनाव में हम जीत गए, उस चुनाव में जीत गए, 14 से ज्यादा नहीं बढ़ोगे। आप होते कौन है जी 14 और 15 जीतने वाले? जनता जवाब देगी आपको, इंतजार करिए। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। सारिक रईस खान जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि वो उनकी कैडर बेस पार्टी है और कमल का फूल ही उनका निशान है, कमल का फूल ही उनका चेहरा होगा। इसका आवाज कम आ रही है जी। हमारे टेक्निकल टीम से आग्रह है, देखें कि क्या एरर जा रहा है कि मेरी आवाज कम पहुंच पा रही है। मेरा सवाल ये है आपसे, मुझ तक सही आ रही है जी। सारिक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अब आ रही है जी। मेरा प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरा नहीं ला रही है, कोई चाहे रमन सिंह की बात करें, अरुण साहू की बात करें और कोई नेता, उनका कहना है कि कमल का फूल ही उनका निशान है और कमल का फूल ही उनका चेहरा होगा। इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है? देखिए, कांग्रेस चुनाव लड़ती है अपने विकास कार्यों पे। भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को लड़ाने के मुद्दे, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के मुद्दे, लोगों को लोगों से लड़ाने के मुद्दे, हिजाब, लव जिहाद, गौ हत्या, ऐसे मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाएं भड़काने का काम करती है। हमारे जो प्रवक्ता भाई भारतीय जनता पार्टी के बोले, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि वो लोगों के घर घर जाए। घर घर जाकर सबसे पहला काम ये करे कि हमारी जो बहनें हैं उनसे माफी मांगे, माताओं से, कि जो उन्होंने गैस का सिलेंडर पिछले 9 साल में 400 रुपए से 1200 रुपए किया। माफी मांगे हमारे शराब पे आप भी माफी मांग लो जाके, शराबबंदी पे माफी मांग लो, शराबबंदी पे माफी मांगो जाकर के, अपराध गढ़ बनाया उससे माफी मांगो, दारू में भ्रष्टाचार पे माफी मांगो, कोयले में भ्रष्टाचार पे माफी मांगो, किसानों को लूट लिया उन पे माफी मांगो। माफी तो आप लोग को मांगना पड़ेगा। जा करके देखो तो जनता के बीच, जा करके देखो तो जनता के बीच। ठीक है, उसके बाद वो छत्तीसगढ़ के लिए अपना विजन प्रस्तुत करे। और रही बात कांग्रेस की घोषणा पत्र की, तो इनको मैं बता दूं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है एक हमारे लिए पूजनीय रहता है और उसके 90% से अधिक वादों को हमने पूरा कर दिया। शराबबंदी पूजनीय था, शराबबंदी पूजनीय था तो शराबबंदी दिखाओ, ठीक है, हर घर रोजगार। ठीक है सुनील चौधरी जी, स्पष्ट करिए, ठीक है, उसके बाद में किसी भी चारे का लड़िए, हमें भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। ठीक है सारिक रईस खान जी, ठीक है सारिक रईस खान जी, बघेल जी के विकास कार्यों पे। ठीक है, वापस आता हूँ। आप विकास कार्यों की बात कर रहे हैं और ये केंद्र की रीति नीति की बात कर रहे हैं। भाई साहब आप पहले देखिएगा, ठीक है, जवाब देते नहीं बनेगा आपको लोगों के बीच में क्या बात कर रहे हैं। सारिक रईस खान जी, ठीक है, सुनील चौधरी जी, दारू का पूछेंगे, वापस आता हूँ आप दोनों के पास, आप दोनों के पास वापस आता हूँ। सरकार आपके मुख्यमंत्री ने बोले थे 85% कमीशन वाले, राजीव गांधी जी ने कहा था 85% कमीशन खाते वाले हो। राजीव गांधी जी ने बोला था 85% कमीशन, 85% दलाली, 15% जाके राजीव गांधी जी ने बोला था। राजीव गांधी जी ने बोला 2000 करोड़ रुपए की दारू घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का मकान घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का मकान घोटाला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ सरकार असम में पैसा लगाओ, असम में पैसा लगाओ, उत्तर प्रदेश में पैसा लगाओ जाके चुनाव में। अरे भैया पूरा केंद्र में लूट खाए तभी तो आपने जेल में है, अभी तो आपके जेल में है, आपके जेल में क्यों है, भागे भागे क्यों फिर रहे हैं, ठीक है। सारिक रईस खान जी, सारिक जी, सुनील चौधरी जी, सारिक जी, सुनील चौधरी जी, मैं वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं उनकी नीतियों पर, उनकी रीतियों पर लगा रहे हैं। वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे ही मंतव्य लेना चाहूंगा। अनिरुद्ध दुबे जी, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की बात तो ठीक है, लेकिन जो बात मेरी रीति नीति को लेकर मैंने कही थी, सुनील चौधरी से पूछी थी। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलेंगे जी। मेरी आवाज जी, अनिरुद्ध दुबे जी, अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अब आ रही है जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो मैंने बात कही थी, सुनील चौधरी जी से पूछा था कि क्या आप केवल केंद्र सरकार की उपलब्धियां, नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां, उनकी रीति, उनकी योजनाओं के सहारे राज्य में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या वास्तव में राज्य के लिए भी कोई प्लानिंग है बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में? इसको लेकर के आपका मंतव्य चाहता हूं, आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं। देखिए, एक चीज आज जो है भारतीय जनता पार्टी में जी, देखिए, कोई चीज कभी बहुत अच्छी होती है तो उसके जो है दूरगामी परिणाम भी होते हैं जी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, निश्चित रूप से रमन सिंह जी बहुत बड़ा चेहरा रहे, आज भी शालीन और सहज नेता माने जाते हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा
कोई दूसरा जो है विकल्प जो है पार्टी के भीतर जो है पैदा नहीं हो पाया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। और भी यहाँ पे बहुत अनुभवी चेहरे हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, और सरोज पांडे जी हैं, और भी ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन 1 और 10 के बीच जैसे अंतर देखें तो फिर रमन सिंह जी ही दिखाई देते थे। और कोई मतलब बहुत चीजें जो है ऐसी कुछ चली, मतलब कहीं कोई बहुत मतलब है ना बड़ा चेहरा। और आज निश्चित रूप से आज भी जो है कहीं कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे के बल पर वहां पे सामने आएगी। लेकिन वास्तव में मोदी जी एक बहुत बड़ा चेहरा उनके लिए। देखिए क्या है कि जहां 68 सीट के साथ 2018 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती, उसके बाद फिर वही चुनाव हुआ तो 11 से फिर वहां पे जो है और बाकी जो ऐसे कुछ नारे चले, मोदी जी का ऐसा चेहरा काम किया कि 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती लोकसभा चुनाव में, 2 सीट मात्र कांग्रेस के हिस्से में गई। आज भी जो है कुछ जो काम है केंद्र सरकार के काम, उसको अपने ढंग से जो है प्रचारित करेगी। और ज्यादा दूर क्यों जाए, 2 दिन पहले ही जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी आए थे। वो मीडिया के सामने उन्होंने 9 साल की जो है बड़ी उपलब्धियों को पर 1 घंटे तक उन्होंने कहा। तो ये सब चीजें तो चल ही रही है। लेकिन जहां तक चेहरे की बात है तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत बड़ा किसी चेहरे को आगे करके करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या है कि बहुत मतलब है ना, बहुत की दूर की सोचते हुए कुछ मतलब है ना, कुछ एक बरोबर की ताकतें बना के तो रखनी पड़ेगी सारी चीजें। क्योंकि एक समय था जब कई सारे नेता नजर आते थे। जब 2003 का जो समय था, लखीराम अग्रवाल जी थे, ताराचंद साहू जी थे, डॉक्टर रमन सिंह जी थे, रमेश बैस जी थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी थे। फिर ऐसा कुछ हुआ कि मतलब एक कुछ ऐसा वातावरण तैयार होता रहा कि रमन सिंह जी ही रहे। और आज भी एक अच्छे नेता के रूप में मैं मानता हूँ, लेकिन हर पार्टी में विकल्प होने चाहिए। सही कहा आपने कि विकल्प होना चाहिए, ताकि विकल्प पर भी विचार किया जा सके और जनता की राय भी उस पर महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यदि विकल्प नहीं होगा तो जनता की राय का तो फिर विकल्प ही नहीं रह जाएगा। सही कहा आपने कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति नीति, अपनी कार्यशैली है। कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को लेकर के, अपनी योजनाओं को लेकर के, कि जो योजनाएं कांग्रेस ने चलाई हैं जनता के लिए, जनता को फायदा पहुंचा है, चाहे किसी वर्ग की बात करें, महिलाओं की बात करें, जो अन्य योजनाएं नवाचार की हैं उसको लेकर के जनता के बीच जाने वाली, कितना फायदा होने वाला है। बीजेपी का चुनाव प्रचार कैंपेन कैसा होने वाला है, सवाल और भी हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, किंतु समय अनुमति नहीं देता है तो चर्चा को विराम देंगे। सारिक रईस खान जी, सुनील चौधरी जी, अनिरुद्ध दुबे जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जो बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह की बात आ रही है, कुनबे में कलह की बात आ रही है, और वास्तव में ये अहम का टकराव है, कलह है, या फिर वो चीज है जिस पर परिचर्चाएं हो रही हैं कि उस नेतृत्व को बीजेपी स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए बार बार नेतृत्व को बदला जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से क्या गाइडलाइन जारी की जा रही है, क्या कार्यक्रम जारी किए जा रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व यदि आ रहे हैं तो स्थानीय नेताओं को, स्थानीय वरिष्ठ नेताओं को साथ नहीं ले रहे हैं, और कांग्रेस में शामिल होने की जो बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है, इसलिए पलायन जारी है। तो क्या इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा? कांग्रेस फायदा उठाएगी या फिर ये सारी चीजें अलग हैं, ये नेपथ्य में है और वास्तविक चेहरा कुछ और है जो बीजेपी का तैयारी के साथ में चुनाव में सामने आएगा, और उससे चुनाव परिणाम कितने प्रभावित होंगे यह तो चुनाव में देखा जाएगा। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बन रही है न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।